अतीक अहमद की रोड यात्रा आप देख रहे हैं और इस पर महक कवरेज लगातार जारी है। पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि कुछ ही देर बाद अतीक अहमद का जो काफिला है वो चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है। बड़ी जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर में चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा माफिया अतीक अहमद का काफिला और चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा पहुंचेगा अतीक का काफिला। तेजी के साथ जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जब चित्तौड़गढ़ ये काफिला पहुंचेगा तो वहां पर एक स्टॉपेज होगा जहां कुछ देर के लिए जो काफिला है उसे रोका जा सकता है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि कुछ ही देर बाद चित्तौड़गढ़ जो ये काफिला है ये पहुंचने वाला है और उसके बाद आगे होता हुआ कोटा ये काफिला पहुंचेगा। तो अतीक अहमद के काफिले की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी तेजी के साथ जो अतीक अहमद का काफिला है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पहले आपने तस्वीर देखिए जहां पर कुछ ही देर पहले स्टॉपेज के लिए रोका गया था। ये कहा जा रहा था कि अतीक की वैन के डीजल भरवाने के लिए उस काफिले को रोका गया था। लगभग 13 से 14 मिनट वो काफिला वहां पर रुका और अब आगे की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है काफिला और वहां पर भी एक स्टॉपेज हो सकता है। और चलिए मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट पल पल का दे रहे हैं और सबसे पहले शैलेश का रुख करूंगी। शैलेश, कुछ ही देर बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है काफिला, कितना समय और लग सकता है, क्या माना जा रहा है? लगभग देखिए जो एक अनुमान है वो करीब 20 से 25 मिनट का वक्त और माना जा रहा है चित्तौड़गढ़ तक पहुंचने में। लेकिन क्योंकि देखिए बीच में कई जगह पर रूट जो खराब था जिसकी वजह से अपनी जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो इस काफिले को धीरे करनी पड़ी थी। वैसे तो जहां पर रूट क्लियर मिल रहा है, रोड्स अच्छी हैं, वहां पर ये काफिला 100-110 तक जा रहा है। लेकिन कहीं पर जहां सड़कें खराब है, जहां पर सन्नाटा ज़्यादा है, जहां पर ये संभावना है कि अचानक कहीं कोई जानवर जो है, कोई पशु जो है वो काफिले के सामने झाड़ियों से निकल के अंधेरे में ना आ जाए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऐसी जगह है वहां पर रफ्तार कम की जा रही है काफिले की। 50, 60, 70 इसी स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे में लगभग ये मानकर चलिए कि करीब 25 मिनट का वक्त और लग सकता है अभी इस काफिले को पहुंचने में। और वहां पर पहुंचने के बाद वो भी अगर आगे देखिए रूट क्लियर मिलता है तब, अगर कहीं पर बीच में फिर से रूट की कोई समस्या होती है किसी भी तरह से, तो निश्चित रूप से 2-4-5 आगे पीछे हो सकती है। दूसरी चीज जो है, इस स्टॉपेज में चित्तौड़गढ़ जो एरिया है वहां पर रुकना कहाँ है ये मैटर करेगा। लोकल पुलिस ने कौन सी जगह सुझाव में दी है, क्योंकि जो यूपी की पुलिस गई है वो उस एरिया से वाकिफ नहीं है, उस एरिया से वाकिफ है जो वहाँ की लोकल पुलिस है। लोकल पुलिस के हिसाब से ही ये पता चलेगा वहाँ पर कि कौन सी जगह मुफीद रहेगी, जहाँ पर रुका जा सकता है, सुरक्षित है पूरी तरीके से। भले ही चाहे जितना भी लाओ लश्कर हो साथ में, चाहे जितने भी पुलिस बल साथ में चल रहा हो सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई सन्नाटी जगह ना हो, सुनसान ना हो, आसपास जंगल जैसा माहौल ना हो, कि वहाँ पर सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ सामने दिखने लगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे सुरक्षित, जो सबसे महफूज जगह इस समय लग रही होगी, क्योंकि देखिए रात का वक्त है, 12 बज रहा है, तो ऐसे में वैसे भी जो लोगों का, आम लोगों का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जगह होगी वहाँ पर रोका जाएगा। अभी फिलहाल वो जगह कौन सी है ये जो अंदर पुलिसकर्मी इस काफिले में चल रहे हैं उनको भी हम आपको बता दें नहीं पता। सिर्फ गिने चुने जो चुनिंदा अधिकारी है जिनके पास मोबाइल फोन है सिर्फ उनको पता है और बहुत ही गोपनीय तरीके से एक एक मूवमेंट किया जा रहा है, एक एक स्टेप आगे लिया जा रहा है। तो कुछ ही देर में ये काफिला जब पहुंचेगा वहां पर खाना पीना और उसके बाद में जो ड्राइवर्स की अदला बदली होनी है, ये सारे काम करने के बाद काफिला जो है वो उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये तय है कि जब दोबारा इस तीसरे स्टॉपेज के बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा तो ये मानकर चलिए उसके बाद रफ्तार तेज रहेगी। उसके बाद कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सफर को तय कर लिया जाए, कितनी जल्दी ये काफिला अपने गंतव्य स्थल की ओर तेजी से बढ़े, इसके ऊपर फोकस होगा। और इसके लिए यहाँ पर बस अब जो अदला बदली ड्राइवर्स की है उसके बाद ये काफिला जब चलेगा तो बाद में ये मानकर चलिए रात में स्टॉपेज लेने से भी बचा जाएगा। जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी हैं वो रात के स्टॉपेज लेने से बचेंगे कि कहीं पर भी स्टॉपेज ना लेने पड़े तो बेहतर है, इस लक्ष्य के साथ, ताकि जो भी अब यहाँ पर लोग रुके वो फ्रेश हो ले, खा ले, जो भी वहाँ पर उनको करना है कर ले, नेचुरल कॉल जिसको करना है कर ले, मगर उसके बाद इस काफिले को रोकने से बचा जाएगा रात के वक्त। और उसके बाद ये मानकर चलिए कि जब तक सुबह का उजाला नहीं हो जाएगा तब तक कोशिश ये होगी कि काफिला चलता रहे, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए उसको रोकना, ब्रेक लेना, तब तक ये काफिला लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि देखिए जो एक टेंटेटिव टाइम है वो ये माना जा रहा था जब चला था देखिए काफिला,
तो ये माना जा रहा था लगभग 20 से 21 घंटे का वक्त लग सकता है प्रयागराज तक पहुंचने में, जो लगभग 1200 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा उसको तय करने में। लेकिन बाद में कई जगह पर रूट देखिए गड़बड़ भी रहा, तो ऐसे में ये माना जाने लगा कि वक्त और ज्यादा लग सकता है। एक जो टेंटेटिव टाइम उसके बाद देखा गया वो लगभग शाम को 5 बजे तक का कल का आने लगा। लेकिन अब ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सफर को जल्दी अगर तय कर लिया जाता है तो उस केस में ये काफिला लगभग 2 से 3 घंटे और कवर कर लेगा। तो दोपहर में ये मानकर चलिए कि 3 बजे तक मैक्सिमम ये काफिला जो है प्रयागराज पहुंच सकता है। और यही कोशिश की जा रही है कि कितनी जल्दी अतीक अहमद को सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचा दिया जाए जहां पर उसको ले जाने के लिए पुलिस टीम आई है, यानी प्रयागराज में, नैनी जेल में। तो इसके लिए सारा काम हो रहा है। और इस बीच में प्रयागराज में भी जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिली, जिस तरह से पुलिसकर्मियों को वहां से 17 पुलिसकर्मियों को हटाया जाता है, ये सारी चीजें भी सामने, यानी एक तरफ जहां अतीक अहमद को लाया जा रहा है तो दूसरी ओर अतीक अहमद का कोई सपोर्टर ना रहे, कोई ऐसा ना हो जो उसकी किसी प्रकार से मदद कर पाए। इस मोर्चे पर भी लगातार काम किया जा रहा है। जो भी इंटेल था, जो भी इन्फो थी वहां पर पुलिस के पास, प्रशासन के पास, सरकार के पास, कि जो लोग इसके मददगार साबित हो सकते हैं, उस पूरे काकस को ध्वस्त करना, उन सब लोगों को वहां से हटा देना, इस पर पूरा फोकस रहेगा। जहां पर रखा जाएगा वहां पर किसी तरह से कोई संपर्क ना हो पाए, बहुत ही हाई सिक्योरिटी बैरक, ये सारी चीजें जो है पहले से इंतजाम कर लिए गए हैं। अब बस जेल की जो सलाखें है वो इंतजार कर रही है नैनी जेल की, और एक लंबे वक्त के बाद प्रयागराज जाना हो रहा है जिस तरह से अतीक अहमद का। तो निश्चित रूप से एक चुनौती भी है सरकार के सामने, और वो चुनौती उसी दिन आ गई थी जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकार बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, उस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने वाली हो, ठीक 1 महीना पहले 25 तारीख को लेकर सरकार का पहला साल पूरा होता है, और 1 महीना पहले जिस तरह से 24 तारीख को उमेश पाल हत्याकांड होता है, विपक्ष लगातार निशाना साधता है सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, एक ऐसी असहज स्थिति आ जाती है, वो भी तब जबकि सदन चल रहा हो, जब नेता सदन के बोलने का वक्त आने वाला हो, उस समय ये हत्याकांड होना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार था सरकार पर निशाना साधने का। तो ऐसे वक्त में इसीलिए मुख्यमंत्री का जो रूप उस समय सदन में देखा गया, जो उन्होंने बयान दिया मिट्टी में मिला देने वाला अपराधियों को, वो सबके सामने था। और वहां से ये क्लियर हो गया था कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कोई रियायत नहीं बरतने वाली। 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ, कई लोग हिरासत में आए, कई लोगों पर बड़ी इनाम की राशि रखी गई, 25,000, 50,000 से बढ़ते बढ़ते 5 लाख रुपए तक का इनाम रख दिया जाता है। और कोई जितनी भी अगर बात करें, चाहे LIU जो अपनी एजेंसीज है सरकार की, एक एक एजेंसी को लगाकर इससे जुड़े जो भी सबूत थे पुख्ता, उनको जुटाने का काम किया जाता है। जो माफिया अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को बुलडोज करने का काम किया जाता है। जो सपोर्टर्स, यानी एक तरफ जहां शिकंजा कसा जा रहा है, वो आर्थिक रूप से इन माफियाओं को कमजोर करने पर, खासतौर से अतीक अहमद को कमजोर करने पर भी 1000 करोड़ से ऊपर की देखिए संपत्ति जो है अलग अलग समय में उस पर कार्रवाई हो चुकी है, अगर आप देखें पहले से और अब तक में जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। तो अब निश्चित रूप से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पूरे, तो लखनऊ यानी राजधानी से लेकर और प्रदेश भर में उसकी जो संपत्तियां है उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है। जो विकास प्राधिकरण जितने हैं, जिला प्रशासन, उनको बोला जा चुका है कि जहां संपत्ति चिन्हित हो, अवैध है, कार्रवाई कीजिए। ये साफ निर्देश शासन की तरफ से, यानी आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर दिया जाए। दूसरा, इस कार्रवाई से लोगों के बीच में एक संदेश आएगा कि कोई कितना भी बड़ा माफिया हो वो बच नहीं सकता है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश, यानी अगर ये 2 चीजों पर अच्छे से काम हो जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अतीक अहमद की कहीं से कोई मदद नहीं हो पाएगी, उसका साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। और यही कोशिश करते हुए सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा। वैसे तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर, तो निश्चित रूप से सबकी निगाह इस पर है कि यहाँ पर जब अतीक अहमद आता है, जब निकल रहा था तो उसने देखिए एक बड़ा बयान दिया, मरवाने के लिए वो अपने को कहता है, बयान देता है कि मरवाने की बात कहता है वो। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है, अधिकारियों को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, खरोच भी किसी को ना आए, अतीक अहमद सुरक्षित तरीके से यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि सबकी निगाहें भी देखिए इस पर टिकी है। तो सबसे बड़ी बात है चर्चा में, सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखिए तो हर तरफ ये चर्चा क्या है, गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। यही एक लाइन जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का कांड हुआ, तब से एक ही बात चर्चा में रहती है। जब किसी माफिया को मूवमेंट कराया जाता गाड़ी से तो यही सवाल उठता है,
गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। मुख्तार अंसारी हालांकि सुरक्षित तरीके से पहुंचा था जेल तक। उसकी मामले में अगर आप देखिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तैयारी आज शैलेश हम देख रहे हैं। इन सभी आशंकाओं के बीच ये बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए है कि इन्हीं संभावनाओं के बीच में कैसे अतीक अहमद को लाना है, सुरक्षित लाना है प्रयागराज। चलिए अनुभव का रुख कर लेते एक बार। अनुभव, जब से ये खबर आई कि अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जाएगा, वो भी सड़क मार्ग के जरिए, उसके बाद तमाम ये सवाल उठने लग गए थे। क्या वजह आखिरकार मानी जाए कि एक हार्डकोर अपराधी यूपी में जिसका आतंक देखा जा रहा था, यूपी में जिसमें लोगों में जिसका डर देखा जा रहा था, उसे 1400 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज लाया जा रहा है? क्या सिर्फ यही विकल्प पुलिस के पास रह गया था? क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था अतीक अहमद को प्रयागराज लाने का? देखिए, इस तरीके से चूंकि जो उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी 16-17 साल पहले, और उस मामले में भी आप देखिए तो लगातार दबाव था उमेश पाल पर कि केस को वापस ले लो, केस को वापस ले लो। केस वापस नहीं लिया और क्या अंजाम हुआ? उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वही मामला अदालत में चल रहा है और उसी मामले में अब कोर्ट को सजा सुनानी है। तो जब सजा सुनानी है तो जो आरोपी है, कोर्ट ने कहा कि भाई उसे सशरीर कोर्ट में पेश किया जाए। 28 तारीख की डेट तय की है, 11 बजे तक कहा है कि जो अतीक अहमद है उसे कोर्ट में पेश किया जाए। अब उसी कोर्ट के आदेश को तामील कराने के लिए जो पुलिस है, प्रयागराज पुलिस है, वो पहुंची है साबरमती। वो वहां पर पहुंची और बहुत सारा, देखिए हमने पहले भी कहा, दर्शकों को बताया कि बहुत सारा पेपर वर्क होता है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई प्रिजनर है, कोई कैदी है, उसको लाना है तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। पुलिस अपने साथ जो प्रोडक्शन वारंट है वो लेकर गई थी, उसे वहां पर दिखाया। अतीक अहमद के जो वकील थे उन्होंने हायर कोर्ट में अप्रोच किया कि वो जाए ना वहां से, और उसके बाद आखिरकार जब यूपी पुलिस को कस्टडी मिली तो वो लेकर आ रही है। और एक बात हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कानून का काम है किसी भी आरोपी को, जो दोषी हो, उसको सजा देने का, और पुलिस का काम है कि उसे अपनी सुरक्षा में कोर्ट तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। तो यही काम यूपी पुलिस भी कर रही है। अतीक अहमद को सजा देने का काम कोर्ट का है। कोर्ट फैसला सुनाएगा 28 मार्च को कि अतीक अहमद को क्या सजा दी जाए, और इसीलिए ये पूरा पुलिसिया बंदोबस्त किया गया है। वहां पर 45 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये जो पुलिस वैन चल रही है उसके आगे भी पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। और हमने पहले भी अपने दर्शकों को कहा कि कुल 18 स्पॉट बनाए गए हैं। ये जो दूरी है तकरीबन 1300 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पूरे 18 स्पॉट बनाए गए, यानी हर 75-80 किलोमीटर पर स्पॉट है। वहाँ जो टीम है वो पहले पहुंच जाती है और जब वहाँ सारी चीजें देखती है उसके बाद दूसरी टीम उस मूवमेंट पर पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से पूरा ये मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी थी तो वहां पर भी सारी चीजें चेक हुई। कुछ लोग जो आगे बैठे थे वो पीछे गए, कुछ पीछे से बैठे हुए लोग आगे आए इस पुलिस वैन में। अब थोड़ी देर में जब चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे तो वहां पर भी यही प्रोसेस होगा। वहां थोड़ा ब्रेक जरूर लंबा होगा, पर जो बात हमने अपने दर्शकों को जब से ये खबर हम बता रहे हैं कि अतीक अहमद आ रहा है, वो बात हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने, योगी सरकार ने पूरे देश में एक ट्रेंड बनाया। एक हम कहिए कि एक तरीके से कानून किस तरीके से माफिया के खिलाफ, इस तरह के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ काम कर रही है। वहाँ एक उनका जो आर्थिक संरचना थी, जो उनका इकोनॉमी थी, उसको तोड़ने का काम किया और उसमें भी बुलडोजर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप देखिए, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, जब गाड़ी पलटी, उसके बाद से ये ट्रेंड बन गया। ना केवल उत्तर प्रदेश में, देश की अगर बात करी तो बहुत सारे राज्यों में जो योगी मॉडल था कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, कैसे जो अपराधी हैं उनके भीतर एक खौफ पैदा किया जाए। अतीक अहमद की बात हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताई। एक वक्त था अतीक अहमद जो देवरिया जिले में बनता, एक व्यापारी से उसने रंगदारी मांगी, व्यापारी ने रंगदारी नहीं दी, तो अतीक अहमद का क्या हम कहें कि किस तरीके से वो खौफ पैदा करता था। उसने उस व्यापारी को किडनैप कराया, देवरिया जेल में लेकर गए,
और वहां देवरिया जेल के भीतर अतीक अहमद ने, उनके गुर्गों ने उस व्यापारी को मारा, पीटा, धमकी दी, जान से मारने को कहा। तो ये टेरर था अतीक अहमद का। जेल के भीतर बंद रहता था, वहां लोगों को किडनैप करके बुला लेता था, मारता था, पीटता था। इसी तरीके से ये पूरा अतीक अहमद का हम कहें कि साम्राज्य चल रहा था। ये माफिया इसी तरह से खौफ पैदा करता था लोगों के भीतर। पर आज जब जेल से निकला, आपने देखा उसके चेहरे पर कितना खौफ था, कितना डरा हुआ था। अतीक अहमद खुद डरा हुआ था। जो अतीक अहमद हम कहें कि लोगों के मन में खौफ पैदा करता था और उसी खौफ से अपने साम्राज्य को चलाता था, आज वही अतीक अहमद जब साबरमती जेल से निकला, उसके चेहरे की जो हाव भाव थे, जो भाव भंगिमा थे, वो ये बताने के लिए काफी थे कि अतीक अहमद कितना डरा हुआ है। और जब अतीक अहमद अभी यूपी के बॉर्डर में पहुंचेगा, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये 45 पुलिसकर्मी है, 3 गाड़ियां आगे हैं, 4 गाड़ियां पीछे है, बीच में वो पुलिस वैन है। लेकिन जब यूपी के बॉर्डर में पहुंचेंगे, देखिए चित्तौड़गढ़, फिर सब कोटा से एक रास्ता है, अगर जयपुर है, जयपुर से चाहे तो वो मेहंदीपुर बालाजी होते हुए आगरा के रास्ते से आ सकते थे एक्सप्रेस से। पर क्योंकि जो रूट की बात हो रही है कि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से ही आएंगे, हालांकि ये फाइनल रूट नहीं है। कभी भी अगर पुलिस के जो अफसर वहाँ पर है, उन्हें लगेगा कि भाई रूट को चेंज किया जाए या रूट को हमें बदलना है, तो वो बदल सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो किस रास्ते से लेकर आते हैं। पर जैसे ही यूपी के बॉर्डर में अतीक अहमद पहुंचेगा, ये सुरक्षा जिला वाइज जिस जिले में वो पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी, पुलिस का काफिला पहुंचेगा, वहां पर उस जिले की पुलिस एक्स्ट्रा सुरक्षा के साथ, यानी एक्स्ट्रा स्कॉट लगा देगा। और दूसरे जिले के बॉर्डर तक एक जिले की पुलिस रहेगी और दूसरे जिले का जैसे ही बॉर्डर आएगा, वहां दूसरे जिले की पुलिस आ जाएगी। तो इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि अतीक अहमद सुरक्षित ढंग से प्रयागराज पहुंचे, कोर्ट में हाजिर हो और सजा देने का जो काम है वो कोर्ट करेगी। जी, अच्छा शैलेश, आपका रुख करना चाहूंगी। एक सवाल सबके जहन में है कि अब जब इतना हार्डकोर अपराधी जिसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाना हो, उसके लिए सड़क मार्ग को चुनना, ये क्या एक सेफ डिसीजन था पुलिस प्रशासन का? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो हार्डकोर अपराधी रहे हैं बहुत सारे, या फिर अतीक अहमद की हम लोग बात करें, फ्लाइट के जरिए भी उनको लाया गया है। तो क्या सड़क मार्ग के जरिए इतना लंबा सफर तय कराना एक हार्डकोर अपराधी को, क्या ये सेफ डिसीजन था और क्या वजह इसकी रही है इस डिसीजन को लेने के पीछे? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार ने डिसीजन लिया तो ऐसे ही नहीं लिया। पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की गई, पूरी रणनीति तैयार की गई कि कैसे, कितने अफसर जाएंगे, कितने पुलिसकर्मी जाएंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, एक एक चीज़ का देखिए हिसाब पहले से तैयार किया जाता है। उसमें जो ऑफिसर्स जाएंगे वो किस तरह के होंगे, कितने ज़्यादा वो ट्रेंड होंगे, इसको लेकर पूरी रणनीति बनी। हथियारों की अगर बात की जाए, किन अत्याधुनिक हथियारों के साथ जाएंगे, इसकी पूरी रणनीति बनी। और देखिए, निश्चित रूप से उसके बाद ये फैसला लिया गया। एक एक चीज़ अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस स्तर पर तय हो गई, उसको हायर लेवल तक एक एक चीज़ की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई देके जा रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का सिर्फ एक कहना है, उनका ये कहना है कि जो टारगेट दिया गया है वो पूरा अचीव होना चाहिए। और टारगेट क्या है? सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को यहाँ पर लाना, सवाल ना उठे कानून व्यवस्था के ऊपर उत्तर प्रदेश की, इस बात को सुनिश्चित करना। तो इसी लक्ष्य के साथ ये काफिला देखिए रवाना हुआ था। और इसीलिए एक एक उसमें जितने भी पुलिस कर्मियों को भी देखिए लगाया गया है, तो एक एक पुलिस कर्मी उसमें छांट के लगाया गया है। ऐसा नहीं कि एक थाने में अगर 5 लोग हैं उनको लगा दिया ना, एक एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगने से पहले अनुमति ली गई और ये तय किया गया कि आखिर क्यों यही व्यक्ति चुना जा रहा है। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया गया है। जहां तक बात करें प्रयागराज की, तो देखिए प्रयागराज में आज तो 17 पुलिसकर्मी हटाए गए, लेकिन आप ध्यान कीजिए अभी हाल ही में इससे पहले 9 पुलिसकर्मियों को और हटाया गया था। इंस्पेक्टर स्तर के भी उसमें लोग थे, उर्दू का अनुवादक भी एक उसमें शामिल था। तो इस तरह से अब तक अगर आप देखिए 26 पुलिसकर्मी अगर हटा दिए जाते हैं तो एक बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की प्रयागराज से, और सिर्फ इसलिए कि वो कहीं ना कहीं या तो अतीक अहमद या उसके जो गिरोह के लोग हैं या अतीक अहमद के संपर्क के लोग हैं, उनसे कोई ना कोई उनका संपर्क सामने आ रहा था। तो ये इन 26 पुलिसकर्मियों को हटाना, उसके पीछे मकसद एक था
कि पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाए। किसी भी माफिया का अगर नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाए, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो होती किसी माफिया की वो होता है उसका खौफ। उसके खौफ को खत्म कर दिया जाए। उसका खौफ कैसे बनता है? जब माफिया को ये पता होता है कि वो हर तरफ से मजबूत है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे उसका नेटवर्क ऐसा हो कि वो कहीं भी कुछ कर सकता है। जैसे जेल में बैठे हुए वो किसी व्यापारी का अपहरण करा सकता है, लेकिन किसके बल पर? वहां के जो जेल का स्टाफ है उसकी मदद से। तो वहां पर निश्चित रूप से जब उस खौफ को खत्म किया जाता है, जब उस काकस को तोड़ दिया जाता है, उसके नेटवर्क को तोड़ दिया जाता है, तो उसकी ताकत भी खत्म होने लगती है, उसका डर बढ़ने लगता है। और निश्चित रूप से यही काम सरकार कर रही है और यही काम करके एक संदेश भी दे रही है कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा, और यही काम कर रही है। और उसके बाद में इस काफिले को देखिए यहाँ पर जिस तरह से लाया जा रहा है, तो पूरी तैयारी के साथ। ये 45 पुलिसकर्मी तो देखिए वो हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन इसके अलावा जिस राज्य के जिस जिले से निकल रहा है ये काफिला, वहां पर भी स्क्वाड के लिए पुलिस को लगाया जा रहा है। यानी ये संख्या जो है वो सिर्फ 45 नहीं, उससे भी ज्यादा है। इसकी गाड़ी को अतीक अहमद की जो वैन है जिसमें है वो बीच में रखा गया है, वज्र वाहन है, हर तरफ से बंद है कि बाहर वो रूट तक ना ठीक से देख पाए। जो अंदर पुलिसकर्मी बैठे हैं उसके साथ में बैठे उनमें किसी के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल किसके पास है? जो लोग बाकी गाड़ियों में जो अधिकारी बैठे हैं या जो वज्रवाहन की अगर बात करें उसमें आगे की तरफ जो लोग हैं। लेकिन जिस अंदर अगर बात करें जहां पर अतीक अहमद है उसके आसपास जो पुलिसकर्मी, किसी के पास मोबाइल तक नहीं, यानी अंदर से कोई संदेश जो है वो बाहर तक नहीं ले जाया जा सकता। तो ये सारी तैयारी करके पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ तब यहाँ पर लाया जा रहा है। और जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में काफिला दाखिल होगा तो उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर हर जिले से एक्स्ट्रा जो पुलिस की टीमें हैं, जो स्क्वाड है, उनको लगाया जाएगा और लगातार एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। चाहे वो कम्युनिकेशन का काम हो, उसको लेकर ध्यान रखा गया कि कहीं पर भी कोई कम्युनिकेशन ना हो, कोई मैसेज जो है लीक ना हो, जो रूट है उसको किसी तरह से लीक ना किया जाए। जिस रूट की अभी हम बात कर रहे हैं ये मानकर चलिए उसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे अभी, लेकिन वो बदलाव क्या होंगे ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको जानकारी में होगा। ये साफ बोला गया है कि मौके की जो स्थिति है उसको देखते हुए जो अधिकारी इस काफिले के साथ चल रहे हैं उनको तय करनी है चीजें। और इसके अलावा जो उच्च स्तर पर अधिकारी हैं उनको एक एक चीज से अपडेट किया जा रहा है, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन चल रहा है हर जगह पर, और उसी के हिसाब से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो कहीं पर कोई कोर कसर ना रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, कभी भी ये चित्तौड़गढ़ पहुंच सकता है और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में एक स्टॉपेज लेने की बात सामने आ रही है। अब तक काफिले के न रुकने का एक मतलब और भी ये माना जा रहा है कि अपने अगले स्टॉपेज से पहले कहीं पर भी वो ना रुके, जितना ज्यादा रास्ता है उसको कवर कर लिया जाए, उतना ही राहत भरा रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस काफिले को आगे ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद जो है बहुत जल्द। ठीक है, चलिए एक बार अनुभव का रुख कर लेंगे। अनुभव, देखिए उमेश पाल मर्डर केस की अगर बात की जाए तो 5 शूटर्स का अभी तक कोई पता नहीं है, और जब ये बात सामने आई कि साबरमती जेल से भी तार जुड़े हुए हैं, या वहां पर ही साबरमती जेल में पूरी प्री प्लानिंग की गई थी इस मर्डर केस की, तो उस समय भी पूरी कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से भी कि कैसे भी करके जल्द से जल्द अर्जी दी जाए, माफिया अतीक अहमद को बुलाया जाए, उसे कस्टडी में लिया जाए, पूछताछ की जाए। अब जब अतीक अहमद आ रहा है यूपी, तो क्या अब अर्जी दी जा सकती है यूपी पुलिस की तरफ से उमेश पाल मर्डर केस के मामले में, और क्या अब इस मर्डर केस के मामले में पूछताछ हो सकती है? क्या माना जाए, क्या संभावनाएं जताई जा सकती है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो मामला है आज जिस मामले में अतीक अहमद को वापस लाया जा रहा है, ये उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये मामला उस वक्त का है जब उमेश पाल गवाह था राजू पाल हत्याकांड में, और तब उसका अपहरण किया था, तब अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने अपहरण किया था, तब मुकदमा लिखाया था उमेश पाल ने। 16-17 वर्ष उस बात को भी हो गए। और आप ये सोचिए कि जिस माफिया का 4 दशक का, अगर हम कहें कि उसका 4 दशक से वो इसी तरीके से दबंगई माफियागिरी कर रहा है, 101 मुकदमे जिसपे दर्ज है, आज तक किसी मामले में उसे सजा नहीं हुई। और इस मामले में कोर्ट अगर हम कहें तो 28 मार्च को जब सजा सुनाएगी, जो पनिशमेंट का अनाउंसमेंट करेगी, वो पहला मामला होगा जिसमें अतीक अहमद को सजा का ऐलान होगा। तो ये कोर्ट अब तय करेगा कि क्या, देखिए पुलिस को इसके लिए अर्जी देनी होगी, वो भी कोर्ट में अर्जी देनी होगी कि भाई इस मामले में तो इनको ये सजा हुई है, जो भी कोर्ट सजा सुनाएगी। लेकिन उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, और केवल उमेश पाल की हत्या नहीं,
बल्कि 2 पुलिसकर्मी जो उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात थे, उनकी भी हत्या हुई। उस मामले में कोर्ट में अब पुलिस को अर्जी देनी होगी, प्रयागराज पुलिस को, अगर उसे लगता है कि इस मामले में पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो षड्यंत्र है, वो अगर साबरमती जेल में रचा गया, अतीक अहमद का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से कब इस पूरी घटना को अंजाम देना है, कौन कौन शूटर रहेंगे, उन्हें हथियार कहां से दिए गए, उन्हें कितना पैसा दिया गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे पुलिस जानना चाह रही है, एसटीएफ जानना चाह रही है। और इसके लिए बिल्कुल वो कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं कि हमें अब अतीक अहमद से उमेश पाल की जो हत्या हुई है उस मामले में पूछताछ करनी है, और उसके बाद कोर्ट कोई न कोई निर्णय इस पर दे सकता है। जैसा कि डीजी जेल आनंद कुमार ने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, अभी तो कोर्ट ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी के साथ है। नैनी जेल का जो स्पेशल सेल है, जो बैरक है, उसको हमने तैयार किया हुआ है। इसलिए तैयार किया है कि अगर कोर्ट हमको कहेगा, वो कहेगा कि हाँ अतीक अहमद को नैनी जेल में रखना है, तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन ये डिपेंड करेगा ये कोर्ट क्या कहता है। और हमने पहले भी ये बात कही कि देखिए, कोर्ट क्या सजा देगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जिस पूरे उमेश पाल हत्याकांड की पुलिस जांच कर रही है, वहां पर पुलिस भी यही चाहेगी कि अतीक अहमद अगर आया है प्रयागराज तो उससे भी पूछताछ की जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले में भी कोर्ट में एक अर्जी डाल सकती है कि अब हमें अतीक अहमद से इस पूरे मामले में पूछताछ करनी है। उसके बाद कोर्ट का फैसला होगा, वो क्या निर्णय देती है, वो कितने दिन की रिमांड देती है, अतीक अहमद को फिर किस तरीके से रिमांड पर पुलिस रखती है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि अब जो मुख्य साजिश करता है उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोपी जो है, वो अगर प्रयागराज आ रहा है, तो पुलिस जरूर इसके लिए कोई ना कोई एक अर्जी अदालत में डालेगी। जी, और बिल्कुल शैलेश, कहीं ना कहीं ये भी अगर माना जाए, अगर ली जा सकती है कस्टडी, अर्जी अगर दी जा सकती है इस पूरे केस को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं जिन शूटर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े जो 5 शूटर्स है, या फिर अतीक अहमद के परिवार की हम लोग बात करें, शाइस्ता परवीन की हम लोग बात करें, सब लोग फरार है। तो अगर अतीक अहमद की कस्टडी लेती है, अर्जी इसके लिए दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि उमेश पाल मर्डर केस से भी पर्दा हट सकता है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अगर आप मुख्य आरोपी के रूप में देखें तो कौन है, अतीक अहमद है। और ऐसे में अगर उसकी कस्टडी मिल जाती है, पुलिस को कस्टडी रिमांड होती है, तो वहां पर पूछताछ में कई राज सामने आएंगे। और जो एक हमने बहुत देर पहले भी देखी, हम लोग बात कर रहे थे जब आयुषी, तो एक बात आई थी कि अतीक की एक बात बड़ी चर्चा में रही, टाइमिंग गलत होने वाली, कि टाइमिंग गलत हो गई। तो निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार सारी जो सुइयां है वो अतीक अहमद की तरफ मुड़ी हुई दिख रही है, तो ऐसे में अगर अतीक अहमद की कस्टडी रिमांड मिलती है तो काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा, रहस्य खुलेगा। लेकिन अतीक अहमद को बुलवाना इतना भी, फिलहाल जिस तरह का देखें, जिस तरह का उसका आपराधिक इतिहास रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पुलिस को वक्त चाहिए होगा। और जो देखिए, निश्चित रूप से जो बिल्कुल प्रोफेशनल माफिया है, अपराधी है, बड़े अपराधी है, खूंखार अपराधी है, उनकी जुबान खुलवाने में वक्त चाहिए होता है। इसीलिए पुलिस जो है वो उसके लिए अधिक दिन की रिमांड मांगती है, अधिक दिन की कस्टडी अपने लिए मांगती है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे चीज़ों को कबूलवाया जा सके, जो जानकारियां हैं वो सामने आ सके। तो ये कोशिश ज़रूर होगी। हालांकि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख है, कोर्ट उसके बाद किस तरह के निर्देश देता है, ये सामने आ जाएगा। बस देखिए, यहाँ पर 27 तारीख को जब पहुंच जाएगा अतीक, 28 को कोर्ट में पेशी होगी, तो देखना होगा सबसे पहले कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्या अतीक अहमद को कोई सजा भी होती है, क्योंकि शतक लगा चुका है अपराधों का, 100 से ऊपर मामले दर्ज, लेकिन उसके बावजूद भी सजा नहीं। तो इसलिए भी सबकी निगाहें, अगर सजा होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा, और जो उसका एक आतंक का साम्राज्य बना हुआ है, उस आतंक के किले में एक निश्चित रूप से उस दीवार में सुराख भी होगा। जो एक खौफ लोगों के मन में है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, और सरकार भी ये बता सकेगी कि किस तरह से हमने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने वो करके दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह से इतने बड़े माफिया को भी हमने सजा दिलाने का काम किया है। तो ये कई चीजें होंगी। और खाली ये नहीं, अगर एक केस में सजा होती है तो उसके बाद जो बाकी केस तमाम चल रहे हैं
उनकी राह जो होगी वो भी आसान हो जाएगी, उसमें भी सजा दिलाने का जो काम है और तेजी से किया जा सकेगा। और यही सरकार की कोशिश भी है, यही जो पुलिस है उसकी कोशिश भी है। इसीलिए सारे पुख्ता सबूतों के साथ में सारे जो इससे जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको लेकर कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिमांड के लिए बात की जा सकती है। जहां तक बात की जाए नैनी जेल की, तो वहां पर भी जिस बैरक को तैयार किया गया अतीक अहमद को रखने के लिए कि अगर वहां पर रखा जाए तो उसको भी देखिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी। वहां पर इस तरह से बनाया कि और अपराधी आसपास नहीं होंगे, सिर्फ अतीक अहमद की वो अलग से एक जो सेल होगी वहां होगी। आसपास पुलिसकर्मी जो जेल के लोग होते हैं वो मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे से हर समय 24 घंटे वहां पर निगरानी होगी। कहां से? लखनऊ मुख्यालय से, यानी कि पूरी तरह से निगाहों में रहेगा। आतंक का पर्यायवाची अगर कहे तो गलत नहीं होगा अतीक अहमद। इस तरह की पूरी तैयारी की गई है। तो बिल्कुल ये काउंटडाउन शुरू हो गया है अतीक अहमद का। साबरमती जेल से जब निकला अतीक अहमद तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अब देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, चाहे उमेश पाल हत्याकांड की हम लोग बात करें जिसे लेकर पहले से ही पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही थी कि कैसे भी करके अर्जी दी जाए कोर्ट में और कस्टडी पे लिया जाए, अतीक अहमद को बुलवाया जाए, उससे पूछताछ हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये संभावना मानी जा रही है कि जब अगर यूपी पहुंचता है अतीक अहमद तो इस केस से जुड़े हुए जो तमाम सवाल है पुलिस के मन में वो भी उससे किया जाए और इसे लेकर जो अर्जी है वो भी दी जा सकती है और कोर्ट से कस्टडी भी मांगी जा सकती है। बहरहाल देखिए इन्हीं सब के बीच में तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तेजी के साथ जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और अब कुछ ही वक्त का समय बचा है और जब ये जो काफिला है वो चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा जहां पर माना यह जा रहा है, अभी संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरा स्टॉपेज है वो चित्तौड़गढ़ में हो सकता है। क्योंकि अगर चित्तौड़गढ़ के आगे के रास्ते की अगर बात की जाए तो जंगलों भरा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, तो वो वहां पर कोई भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोशिश नहीं की जाएगी कि कोई स्टॉपेज लिया जाए, गाड़ी को रोका जाए। और इन तमाम संभावनाओं के बीच यही जताई जा रही है आशंका कि चित्तौड़गढ़ में एक स्टॉपेज लिया जा सकता है। फिलहाल शैलेश एक बार फिर से अपडेट लेते हैं। शैलेश अपडेट क्या है, कितना समय और लग सकता है चित्तौड़गढ़ पहुंचने में? देखिए वक्त हो चुका है, कभी भी काफिला जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुंच सकता है। और जिस तरह से हमने देखिए पहले भी कहा था, जो दूरी थी जब उदयपुर से चले थे लगभग 110 किलोमीटर की जो दूरी थी, ये माना जा रहा था कि उसको लगभग 1.5 घंटे में जो रफ्तार है उसमें तय किया जा सकता है, 1.25 से 1.5 घंटे में। लेकिन बीच में जैसा हमने कहा कि रूट जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ भी रहा एक बार, क्योंकि पहले ही चित्तौड़गढ़ पहुंचते थे, पहले ही टीम बीच में रुक भी गई कुछ मिनट के लिए, तो इस वजह से वो फासला बढ़ गया। लेकिन अब कभी भी काफिला वहां पर पहुंच सकता है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर इन लोगों को स्टॉपेज लेना है। तो बहुत जल्द वहां पर जब काफिला पहुंचेगा उसके बाद चीजें देखिए और स्पष्ट होगी। वहां पर किस तरह से जो ड्राइवर्स हैं उनको भी चेंज किया